हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 सितंबर 2021 को जो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये सेकेंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन है। इसके पहले मैंने शिफ्ट 1 के पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेकेंड शिफ्ट का, जो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक 7 सितंबर को पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन। ये सीरीज का पार्ट 1 है, यानी यहाँ पे मैं फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी और इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन है उसका पर्टिकुलर आंसर देने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी देने की कोशिश करूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मीटर रीड्स 117.50 वोल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 117.40 वोल्ट। डिटरमाइन द स्टैटिक करेक्शन फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए हमें स्टैटिक करेक्शन फाइंड आउट करना है। मीटर की रीडिंग दी हुई है 117.50 और उसकी ट्रू वैल्यू वोल्टेज की दी है 117.42। तो स्टैटिक करेक्शन क्या होगा? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें ट्रू वैल्यू पता है। यहाँ पे देखिए ट्रू वैल्यू वोल्टेज की दी है 117.42 वोल्ट। मेजर्ड वैल्यू यानी मीटर की रीडिंग हमें पता है 117.50। तो यहाँ पे आ गया मेजर्ड वैल्यू यानी मीटर की रीडिंग 117.50 वोल्ट। अब हम जानते हैं कि स्टैटिक एरर का फॉर्मूला होता है मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे मेजरमेंट वैल्यू से हमने ट्रू वैल्यू को माइनस किया तो हमें मिला 0.08 वोल्ट। अब स्टैटिक करेक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ स्टैटिक एरर। तो स्टैटिक एरर ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 0.08 वोल्ट। तो स्टैटिक करेक्शन क्या आया? माइनस 0.08 वोल्ट। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें हमारे पास बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। पीएलसी स्टैंड्स फॉर डैश लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये सभी को मालूम होगा। पीएलसी पे बेस्ड मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो वीडियो थ्योरी लेक्चर्स के लिए आप जरूर पढ़िएगा। उससे आपके एमसीक्यू के लिए बहुत हेल्प होगी, क्योंकि वहां पे मैंने प्रोग्रामिंग, पीएलसी का पूरा स्कैन साइकिल, सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं डिटेल में। तो वो बहुत हेल्प करेगा आपके। उसमें ब्लॉक डायग्राम, कंपोनेंट, सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये बेसिकली जो पीएलसी होते हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, जिनका हम बेसिकली यूज करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ऑटोमेशन प्रोवाइड करने के लिए। और पीएलसी बेसिकली रिप्लेसमेंट है कन्वेंशनल रिले लॉजिक सिस्टम का। तो यहाँ पे देखिए यही कुछ मैंने बताया है पीएलसी का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उससे आपको बहुत नॉलेज होगा। उसके अलावा मैंने पीएलसी के बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, तो वो भी जाके आप जरूर देखिएगा। वो आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज मोस्टली काज्ड बाय लीकेज ओवर द इंसुलेटर। कौन सा पैरामीटर के कारण इंसुलेटर में लीकेज होता है? एंड इज ऑलवेज निग्लेक्टेड इन ए पावर ट्रांसमिशन लाइन। और उसको हम हमेशा निग्लेक्ट करते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन में। तो इंसुलेटर में लीकेज होने का कारण होता है शंट कंडक्टेंस। अब यहाँ पे देखिए ये शंट कंडक्टेंस क्या होता है वो डिटेल में दिया हुआ है। ये जो पैरामीटर होता है वो हमारे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस से एसोसिएट होता है। अब ये जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस फ्रॉम लाइन टू लाइन और अ लाइन टू ग्राउंड अकाउंट्स फॉर लॉसेस that occur due to leakage current at the cable insulation। जो कंडक्टेंस है
वो लाइन टू लाइन हो चाहे लाइन टू ग्राउंड हो, उसमें लीकेज करंट के कारण लॉसेस होते हैं। तो ये मेजर रीजन है इंसुलेटर में लीकेज होने का। ए इसका करेक्ट आंसर है, शंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट का एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है? तो ए इसका करेक्ट आंसर है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, जबकि डीजल पावर प्लांट की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। ये तीनों इसके एडवांटेजेस हैं, तो ये भी आप ध्यान से पढ़िए कि एडवांटेजेस क्या क्या है। कैन बी स्टार्टेड एंड पुट ऑन लोड क्विकली, कैन बर्न फेयरली वाइड रेंज फॉर फ्यूल्स, ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ये तीनों इसके एडवांटेजेस हैं। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जो हमारे डीजल पावर प्लांट होते हैं उनका क्या एडवांटेज है वो यहाँ से आप पढ़ लीजिए। जो भी मैं कहती हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, उस एक्सप्लेनेशन को आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग का एडवांटेज क्या नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एडवांटेज बताए हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के, तो अगर आपको एडवांटेज पता होंगे तो आप यहाँ इजिली बता पाओगे कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग है सेवरल एडवांटेज व्हेन कंपेयर टू गैस और ऑयल फर्नेस और बॉयलर। ऑयल फर्नेस या गैस फर्नेस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक हीटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, तो ये एडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग इज क्विक टू रिस्पॉन्स, जल्दी रिस्पॉन्स करती है। इलेक्ट्रिक हीटिंग इज क्लीन होती है। द टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल इजली, रूम बाय रूम और जोन बाय जोन। हम जोन बाय जोन के अकॉर्डिंग या रूम बाय रूम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम आर जनरली लेस एक्सपेंसिव होता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस, तो ये सारे आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो यहाँ पे आप एक एक करके पढ़िए और उसके बाद अब आप बताइए कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो सिंपल एंड एक्यूरेट प्रेशर कंट्रोल कैन बी मेड आइदर बाय मैनुअली और फुल्ली ऑटोमेटिक स्विचेस, ये इसका एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओवर हीटिंग ऑफ एन इंसुलेटर इज काज्ड बाय। इंसुलेटर की ओवर हीटिंग किसके कारण होती है? डैश फ्रॉम वन मेटल पार्ट टू अनदर। तो जो ओवर हीटिंग होती है इंसुलेटर की, वो बेसिकली फ्लैश ओवर के कारण होती है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, ये फ्लैश ओवर क्या होता है वो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ए फ्लैश ओवर इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ओवर और अराउंड द सरफेस ऑफ इंसुलेटर। जो फ्लैश ओवर होता है वो इंसुलेटर के ऊपर या उसके सरफेस में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है फ्लैश ओवर। तो बेसिकली जो ओवर हीटिंग का रिजल्ट होता है फ्लैश ओवर इंसुलेटर में, डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, इंसुलेटर के फेलियर होने के क्या क्या कारण है वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं कि अगर इंसुलेटर क्रैक होता है तो उसका क्या कारण है, मटेरियल में डिफेक्ट के कारण इंसुलेटर फेल हो जाते हैं, कई बार फ्लैश ओवर के कारण हो जाते हैं। तो फ्लैश ओवर देखिए यहाँ पे दिया है, इफ देयर इज ए फ्लैश फ्रॉम वन मेटल पार्ट टू अदर इट विल कॉज ओवर हीटिंग एंड विल रिजल्ट इनटू शैटरिंग ऑफ इट। यानी अगर वन मेटल पार्ट से दूसरे मेटल पार्ट में कोई फ्लैश फॉर्म होता है, इसके कारण ओवर हीटिंग होती है और हमारा जो इंसुलेटर है वो फेल हो जाता है। अब इंसुलेटर देखिए आपका इस टाइप का कहलाता है। ये जो हमारी हाई टेंशन लाइन होती है जो लगी होती है, आपने देखा होगा इस टाइप के इंसुलेटर उसमें लगे होते हैं। तो ये आपको सारे जितने भी फेलियर है इंसुलेटर के वो ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इस बार इंसुलेटर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकेंड शिफ्ट में भी। ठीक है, तो आपका जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उसमें भी मे बी इंसुलेटर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश कॉन्टैक्ट आर यूज्ड इन बैटरी इग्निशन सिस्टम, वाइब्रेटर एंड इलेक्ट्रिक रेजर्स। कौन सा कॉन्टैक्ट हम बैटरी इग्निशन सिस्टम के लिए, वाइब्रेटर के लिए और इलेक्ट्रिक रेजर्स के लिए यूज करते हैं? तो बेसिकली हम टंगस्टन का यूज करते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए पूरी टंगस्टन की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं।
टंगस्टन किस टाइप का मटेरियल होता है, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन इज 5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर विच इज ट्वाइस एज पुअर एज द एल्यूमिनियम। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं टंगस्टन को लेकर। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे लिखा भी है, टंगस्टन कॉन्टैक्ट्स आर यूज इन बैटरी इग्निशन सिस्टम, वाइब्रेटर एंड इलेक्ट्रिक रेजर्स। तो टंगस्टन इसका करेक्ट आंसर है डी। बाकी सारी चीजें आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेजर चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, उसके अलावा उससे रिलेटेड चीजें आप बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा। जो डेटा है उनको रिमाइंड करिएगा कि जैसे एसी और डीसी वोल्टेज के लिए कितना वोल्टेज होता है, करंट कितना होता है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन रिकॉर्डिंग। पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन रिकॉर्डिंग के लिए इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो ए इसका करेक्ट आंसर है। इट हैज ए लेस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जबकि जो पीडीएम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा और उसकी रिलायबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है सर्किट की और रिलायबिलिटी हाई है, जबकि ऐसा अपोजिट होता है। तो यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या जिसे हम पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, उसका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसके एडवांटेजेस भी यहाँ पे, ये तीनों एडवांटेजेस हैं इसके। इसका हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है और इसके एडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये तीनों इसके एडवांटेजेस हैं, बी, सी और डी। इट हैज हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होता है। इट हैज हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी हाई होती है। इट हैज द एबिलिटी टू साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ चैनल। ये साइमल्टेनियसली लार्ज नंबर ऑफ चैनल से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसके ये तीनों एडवांटेज हैं और ये डिसएडवांटेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन अ गैस टरबाइन प्लांट। इनमें से क्या गैस टरबाइन प्लांट में नहीं होता? तो बेसिकली एक्सपांडर माउंटेड ऑन अ सिंगल शैफ्ट, ये हमारा डी इसका करेक्ट आंसर है। कंबंशन सिस्टम भी होता है, टरबाइन भी होती है, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स भी होते हैं। तो ये चीजें तो हमारे गैस टरबाइन प्लांट में होती हैं, लेकिन एक्सपांडर नहीं होता हमारे गैस टरबाइन प्लांट में। यहाँ पे देखिए ये दिया भी है, कंबस्टर होता है, कंबंशन सिस्टम, टरबाइन्स होती हैं, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन एक्सपांडर नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल यूज फॉर HT 11 किलोवोल्ट एंड LT 415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कौन सा मटेरियल हम HT और LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज नहीं करते? अब ये HT और LT क्या है? तो HT हमारी हाई टेंशन लाइन्स हैं और LT हमारी लो टेंशन लाइन्स हैं। यहाँ पे LT और HT के बारे में पूरा दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लो टेंशन लाइंस होती हैं उनका जो वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट्स तक होता है। लेस देन 1 किलो वोल्ट जिसका वोल्टेज होगा उनको हम कहते हैं हाई करंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या लो टेंशन लाइंस। और जो हाई टेंशन लाइंस होती हैं उनका जो वोल्टेज होता है वो 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट इस टाइप का होता है। हाई टेंशन लाइंस होती हैं उनमें कंडक्टर थिन यूज किया जाता है लो टेंशन लाइन के कंपैरिजन में। तो बेसिकली स्ट्रीट व्यूइंग लाइट फिटिंग्स के लिए हम यूज नहीं करते HT और LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का। तो बेसिकली सी इसका करेक्ट आंसर है। LT और HT लाइन के बारे में और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि हम कहाँ पे LT लाइन का यूज करते हैं, कहाँ पे हम HT लाइन का यूज करते हैं। तो जब आप ये पढ़ोगे तो आप जहाँ पे स्मॉल कस्टमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे छोटी छोटी ऑफिस है, शॉप है, हाउस है,
उसमें हम LT कनेक्शन का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें बल्क इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, कोई बहुत बड़ा ऑफिस हो गया, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, होटल हो गया, उनमें हम हाई टेंशन लाइंस का यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट बिलोंग्स टू विच एप्लियंस। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट किस एप्लियंस का है? रेफ्रिजरेटर का है, वाटर कूलर का है, एयर कंडीशनर का है, या किसी भी डोमेस्टिक एप्लियंस का नहीं है? तो ये बेसिकली वाटर कूलर का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्मोस्टेट भी लगा है, कंप्रेसर भी लगा हुआ है, कंप्रेसर मोटर, तो ये हमारा बेसिकली वाटर कूलर में लगे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ फ्यूज। फ्यूज का कौन सा मेरिट नहीं है इनमें से? फ्यूज के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो यहाँ पे देखिए फ्यूज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने बताए हैं। फ्यूज इज चीपेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सबसे चीप प्रोटेक्शन होता है वो फ्यूज के थ्रू हम करते हैं। फ्यूज में जीरो मेंटेनेंस होती है। ऑपरेशन ऑफ फ्यूज इज सिंपल और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सिंपल ऑपरेशन होता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, और भी आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेज जो सबसे पहला दिया है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड वंस फ्यूज ब्लो ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ फ्यूज टेक टाइम। मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड की वजह से हमारा फ्यूज जो है वो गल गया या ब्लो हो गया, जल गया, उस टाइम पे जब हम फ्यूज को रिप्लेस करते हैं तो वो बहुत टाइम लेता है। तो यही वाला डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया गया है। रीवायरिंग और रिप्लेसिंग फ्यूज आफ्टर ऑपरेशन कंज्यूम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये गलत लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो ये हमारा मेरिट नहीं है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल इन ए न्यूक्लियर फ्यूल पावर प्रोड्यूसिंग सिस्टम। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें कौन सा एसेंशियल नहीं है इनमें से? डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द सीरियल पोर्ट टू कंट्रोल डेटा रेट। डेटा रेट को कंट्रोल करने के लिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर में डेटा रेट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सीरियल पोर्ट हम यूज करते हैं? तो अगर आपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इसमें 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। हर पोर्ट में 8-8 पिन होती हैं, हर पिन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो इसमें जो सीरियल कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं उनका बेसिकली हम यूज करते हैं डेटा रेट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में पूरा एस्कॉन रजिस्टर के बारे में दिया है कि ये एक 8 बिट रजिस्टर होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ये हमारा एक सीरियल पोर्ट रजिस्टर होता है। इसकी जो लोकेशन एड्रेस होती है वो 98H होती है। इसका हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उसके बॉड रेट को मेंटेन करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए। बेसिकली इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन जो आंसर शीट आई है UPPCL JEE की उसमें शायद आंसर ए दिया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा या सी होगा। मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि ए होना चाहिए कि सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर की इनमें से कौन सी करेक्ट एप्लीकेशन नहीं है? तो बी इसका करेक्ट आंसर है। सीरियल इन, सीरियल आउट एंड पैरेलल इन, पैरेलल आउट यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर। दिस इज डन इन ऑर्डर टू मेंटेन द रीडनेस ऑफ टाइम इन द टोटल सर्किट। तो ये इसकी करेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, सीरियल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन शिफ्ट रजिस्टर की यहाँ पे दी हुई है। तो जब आप इनको पूरा पढ़ोगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द सीरियल इन पैरेलल आउट एंड पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस टाइम डिले टू डिजिटल सर्किट। ये इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड सेलेक्टिंग मार्बल फॉर मेकिंग फॉर्मर्स फॉर इंडक्शन कॉइल।
इंडक्शन कॉइल के लिए फार्मर बनाने के लिए मार्बल का चयन करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? इट हैज अ वेरी स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। सी करेक्ट आंसर है इसका। आप 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, सम ऑफ द वेरी वाइडली यूज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर। जो सबसे ज्यादा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो है हमारे अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर। ये हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वो 3 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी दिया है, तो वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए। उसके बाद अदर क्लासिफिकेशन जो होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वो होता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, वो हमारे जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर होते हैं, वो हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मोस्ट वाइडली यूज किए जाते हैं, वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। उनमें अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर ये आते हैं। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट आर द इंस्ट्रूमेंट that give the magnitude of the quantity under measurement in term of physical constant of instrument। ठीक है, जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया। जबकि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, these instrument are constructed that the quantity being measured can only be determined by the output indicated by the instrument। ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया इंस्ट्रूमेंट का। तो इनमें से कौन सा हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाइल सेलेक्टिंग ए साइट फॉर ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेलेक्ट द फैक्टर विच शुड नॉट बी कंसीडर। जब हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की साइट को सेलेक्ट करते हैं तो हम कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं करते? तो फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जब भी हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते हैं तो हम साइट सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे ये फैक्टर लिखे हैं। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होते हैं, ऐसे पावर प्लांट जिसमें हम पानी से बिजली पैदा करते हैं, उनको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम वाटर अवेलेबिलिटी भी देखते हैं। जहाँ पे भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं वहाँ पे हम पानी की अवेलेबिलिटी भी देखते हैं। पानी को हम स्टोर कहाँ करेंगे, स्टोरेज ऑफ वाटर भी देखते हैं। कितना पानी स्टोर हो सकता है वो भी हम देखते हैं। तो वाटर में कितना पॉल्यूशन है हम वो भी देखते हैं। सेडिमेंटेशन कितना है वो भी देखते हैं। जहाँ पे बिजली पहुँचानी है वहाँ का डिस्टेंस कितना है वो भी देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जब भी हम कोई हाइड्रो पावर प्लांट के लिए साइट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एक करके पढ़ते जाइए। टाइप ऑफ लैंड एरिया ऑफ द साइट, जो हम साइट बनाने वाले हैं जहाँ पे, वहाँ का लैंड एरिया किस टाइप का है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ साइट क्या है, डेथ डेज क्या है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। हम डेथ डेज इसमें कंसीडर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टाइमर ऑन डिले इंस्ट्रक्शन इज ए 3 वर्ड इंस्ट्रक्शन। जो टाइमर का ऑन डिले इंस्ट्रक्शन होता है वो बेसिकली एक 3 वर्ड इंस्ट्रक्शन होता है पीएलसी में। ये पीएलसी की बात हो रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड। इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पीएलसी में जो लैडर लॉजिक डायग्राम होते हैं उनका ऑन डिले टाइमर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है। उसमें हमारे प्रीसेट वर्ड्स भी होते हैं, एक्यूमुलेटर वर्ड्स भी होते हैं। यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेटर वर्ड, प्रीसेट वर्ड और हमारे बेस टाइमर बेस वर्ड्स भी होते हैं। बस हमारा स्टेटस वर्ड नहीं होता।
तो मेरे हिसाब से तो इसका डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन जो आंसर शीट है उसमें शायद सी करेक्ट आंसर दिया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द नो लोड करेंट ड्रॉन बाय ए ट्रांसफॉर्मर इज यूजली डैश ऑफ फुल लोड करेंट। नो लोड करेंट ट्रांसफॉर्मर जितना ड्रॉ करता है वो फुल लोड करेंट का कितना होता है, कितने परसेंटेज होता है? तो बेसिकली वो 2 to 5% होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन में, द नो लोड करेंट इज अबाउट 2 to 5% ऑफ फुल लोड करेंट। नो लोड करेंट 2 से 5% होता है फुल लोड करेंट का। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्पोनेंट ऑफ मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट। जो मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट हैं उनमें ये जो कंपोनेंट दिए उनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं लगता? तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, ये एक मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें 4-5 बहुत मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका बॉयलर हो गया, स्टीम टरबाइन हो गई, कंडेंसर और जनरेटर। ये बेसिकली 4 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी स्टीम पावर स्टेशन के। इसके साथ साथ इसमें डस्ट और फ्लाई ऐश कलेक्टर भी होता है, एयर प्री हीटर भी होता है, इकोनोमाइजर भी होता है, सुपर हीटर, बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिएगा। स्टीम पावर स्टेशन का क्या फंक्शन है यहाँ पे दिया हुआ है। स्टीम पावर स्टेशन यूटिलाइज हीट एनर्जी प्रोड्यूस फॉर बर्निंग कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टीम पावर स्टेशन में हम क्या करते हैं, कोल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, ये जो पावर स्टेशन है जनरली पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो स्टीम पावर स्टेशन की बात हो गई। अब यहाँ पे जितने कंपोनेंट हैं वो पूरे आप अच्छे से देखिएगा कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंड्यूस्ड ड्रॉट मिल ये हमारा कंपोनेंट नहीं है स्टीम पावर प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, द रॉड एंड पाइप इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन डैश इन लेंथ। यानी जो हमारे रॉड और पाइप इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी लेंथ मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड की लेंथ। तो यहाँ पे देखिए दिया है, रॉड एंड पाइप इलेक्ट्रोड शैल नॉट बी लेस देन 2.44 मीटर 8 फीट इन लेंथ एंड शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मटेरियल। लेंथ, ठीक है, तो जो भी हमारे रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड हो उनकी कम से कम लेंथ होनी चाहिए 2.44 मीटर। अगर फिट में पूछा गया है तो 8 फीट। बी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टार्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऑफ हाई रेटिंग। किस मेथड का हम यूज करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए? तो स्लिप रिंग इंस्ट्रक्शन मोटर के लिए यहाँ पे दिया है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऑफ हाई रेटिंग। हाई रेटिंग की जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए हम रोटर रेजिस्टेंट स्टार्टर का यूज करते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट आर मल्टी फंक्शन फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कौन सा पोर्ट मल्टी फंक्शन पोर्ट होता है? तो बेसिकली 8051 में 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। ये 4 पोर्ट होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। इन चारों में से पोर्ट 3 जो है वो मल्टी फंक्शन पोर्ट है और पोर्ट 0 भी मल्टी फंक्शन पोर्ट कहलाता है। दोनों ही पोर्ट हमारे मल्टी फंक्शन पोर्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द ट्रांसमिशन लाइन इन द मिडिल कैन नॉट बी एनालाइज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जो मिडिल में ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको हम किस मेथड की हेल्प से एनालाइज नहीं करते? तो 4 मेथड दी हैं, नेम मेथड, मेथड ऑफ नाउन, लोड एंड एंड डिस्टेंस और नॉमिनल टी मेथड्स। मेथड ऑफ नाउन जो है उसका हम यूज नहीं करते एनालाइज करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को। बी इसका करेक्ट आंसर है। यूपीपीसीएल जेई का जो 21 सितंबर 2021 को अभी एग्जाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट का पेपर का जो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक एग्जाम हुआ था, उस शिफ्ट का ये 50 क्वेश्चन है
नेक्स्ट वीडियो में मैं 51 से लेकर 100 क्वेश्चन आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो ये वीडियो सीरीज आप ज़रूर देखिएगा, ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसके अलावा मैंने दोनों पेपर और उनके सॉल्यूशन अपनी वेबसाइट में भी अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। और PLC, स्कैडा, इन पे मैंने बहुत सारे थ्योरी लेक्चर्स भी बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी मैं कहती हूँ आप वीडियो पॉज करो और डिटेल पढ़ो, तो वो आप ज़रूर करना, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मिल जाती है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका इजीली आंसर कर पाओगे। उसके अलावा इस बार जो भी UP PCL JEE का एग्ज़ाम हुआ था और जो अभी एक रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था, उनमें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो उसके लिए आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स को ज़रूर पढ़िएगा। स्टे वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।